आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवा रहे हैं, उन्होंने नए महाभारत धारावाहिक में शकुनी का किरदार निभाया। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। और ये किरदार लोगों के खूब मन भाया। जी हाँ, ये हैं टेलीविजन कलाकार प्रणीत भट्ट। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। ये है इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। अभिनय की जो क्षमता होती है उसकी उड़ान कहाँ तक जा सकती है, ये हमारी समझ के तो परे है। और कुछ कलाकार ऐसे हैं, कुछ अभिनेता ऐसे हैं, कुछ अभिनय कलाकार ऐसे हैं कि अपने अभिनय से हमको दंग कर देते हैं। जी हाँ, आज हमने आमंत्रित किया है टेलीविजन कलाकार, अपने सशक्त अभिनय के माध्यम से हम सब के दिलो दिमाग पर छा गए और एक छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत। जी हाँ, जो दूसरे चरण में महाभारत आई उसमें शकुनी जी का जो रोल इन्होंने निभाया है, जो अभिनय क्षमता उन्होंने दिखाई है, उसका अभिवादन करते हैं। और कलाकार के तौर पर जो हैं, जाहिर है जिन्होंने इसे अभिनीत किया, वो हैं प्रणीत रामकृष्ण भट्ट जी। स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद रेणु जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज विविध भारती में बैठा हूँ। हाँ, मुझे बचपन की याद आ रही है कि जब मैं छोटा था, करीब 5-6 साल का, पहली बार मैं श्रीनगर दूरदर्शन में गया था और मेरे डैडी मेरे को लेकर गए थे और तिरंगे के बारे में मैंने वहाँ पे बोला था। क्या बात है। और पहली बार मैंने शूटिंग देखी थी और तब से ही मुझे प्रेम हो गया था एक्टिंग से, परफॉर्मेंस से। अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता जब ये जानते हैं कि जो कलाकार आया है वो विविध भारती सुनता रहा है, आकाशवाणी आता रहा है या दूरदर्शन में उसने कुछ काम किया है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं एक अलग सा जुड़ाव आ जाता है। बिल्कुल। और मेरे को बचपन में रेडियो पे भी ब्रेक मिला था जी। हम लोग स्कूल की तरफ से आए थे, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। जी जी। और वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया था। जी। मुझे आज भी याद है, वो मेरे को बोले थे माइक पास में रखो, जो अच्छा। बोलो। मैं हंस रहा था। अरे दुनिया को हंसाना है, पहले जोक तो पूरा करो। अच्छा। तो मैं बहुत छोटा था दैट टाइम, 5th में। फिर मैं रेडियो के लिए हम लोग जाते थे, प्रोग्राम्स करते थे कुछ फिर ना रेगुलर कुछ। जाने लगे आप? हाँ, रेगुलर जाते थे, क्या बात। कभी कभी बुलाते थे। उसके बाद फिर बचपन से ही रुझान था, रेडियो में सुनता रहता था। मुझे आज भी याद है जी। कि मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो है मैंने आकाशवाणी पे सुना है, ऑल इंडिया रेडियो पे, मेरे नाना जी के साथ बैठ के। उनका रेडियो भी खराब कर दिया था मैंने। अच्छा। हाँ, मैं वो खोल के उसको बनाता रहता था, ये चल क्यों नहीं रहा है। उन्होंने नया रेडियो ला के तो दिया। वो नाराज नहीं होते थे? नाराज नहीं होते थे। अच्छा। बस मेरे नाना जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वाहिकुंठ दे, बहुत बड़े जमींदार थे। माइग्रेशन हो गई थी कश्मीर से, ठीक है। हम कश्मीरी पंडित जम्मू आ गए थे रहने के लिए। तो उन्होंने मेरे को ज़िंदगी में ये सिखाया है कि शक्ति हमेशा रखो, धैर्य हमेशा रखो, कोई बात नहीं है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो तुम जीवन में करना चाहते हो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोगों ने तो माइग्रेशन का जो इफ़ेक्ट देखा है, मैंने मेरी आंखों देखी है। बहुत पीड़ा में थे वो, लेकिन हम बच्चों तक वो पीड़ा पहुंचने नहीं दी उन्होंने। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और बोलते थे पढ़ाई करो, शक्तिशाली बनो। शक्तिशाली एजुकेशन से बना जाता है, ध्यान से बना जाता है, तपस्या से बना जाता है, योग से बना जाता है। क्या बात है। तो शक्ति में जैसे सबसे पहले आपने कहा कि धैर्य से भी शक्ति आती है। करेक्ट। वो बहुत बड़ी बात है। और चलिए, जो आपकी शक्ति है इस समय, खासतौर से जो श्रोता देख चुके हैं, जानते हैं, यानी कि इस समय आपकी जो अभिनय की शक्ति है, जी जी। उस तरफ चलते हैं। बचपन से रुझान के बाद कैसे क्या प्रगति हुई और कैसे ये दिशा बदली और आप मुंबई आ गए? मतलब सोचा तो था कि कलाकार बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे जी। वो बड़ा प्रश्न था। घर वालों को भी बता दिया था मैंने, मम्मी डैडी को मालूम था। उनका केवल एक ही कहना था कि पढ़े लिखे कलाकार बनो, क्योंकि उससे विजन खुलेगा, ठीक है। और वैसे भी माइग्रेशन हो गई थी जी। कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली, जो ज़मीन, जो घर, जो कारोबार हम छोड़ के आए थे। माई मदर इज़ एन एजुकेशन ऑफिसर, शी वॉज अ टीचर, देन शी बिकेम प्रिंसिपल, गवर्नमेंट टीचर। माई फादर इज़ एन इंजीनियर। जी। अब वो रिटायर्ड है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है उसको। जी। तो वहाँ पे वो इंजीनियर थे। तो धीरे धीरे, लेकिन उनका यही कहना था कि वैसे हालात नहीं है जैसे कश्मीर में थे हमारे पास। अब हम किराए के मकान में रहते हैं। तो आपकी धीरे धीरे पढ़ाई कहाँ हुई? आप पैदा कहाँ हुए? मैं कश्मीर में पैदा हुआ हूँ, श्रीनगर में। उसके बाद 1989 में माइग्रेशन हो गई, तो हम लोग जम्मू आ गए। और जम्मू में फिर हमने पढ़ाई शुरू किया, वहाँ पे पढ़े। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। अच्छा। KV2 बोलते हैं उसको। जी। ठीक है। सेकंड शिफ्ट में हम पढ़ते थे और पढ़ा सब।
तो स्कूल में भी आप इस तरह से अभिनय हाँ, करते थे? प्रोग्राम करता था, म्यूजिक का प्रोग्राम करता था मैं। अच्छा। हाँ, मेरे म्यूजिक टीचर थे केंद्रीय विद्यालय में, उनका बहुत आशीर्वाद रहा मुझ पे। मैं तबला बजाता था अच्छा। कॉन्गो, और गाना भी गाता था, तो उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। और मेरे मौसा जी प्रदीप जी, वो हारमोनियम बजाते थे, तो उनसे भी सीखता था। तो इसका बचपन से शौक रहा है मेरे तो को। प्रणीत जी, एक बात तो है कि जब विद्यालय में खास तौर से जो बच्चा गाना गाता है या संगीत में थोड़ा जिसका रुझान रहता है, जी। तो उसकी बड़ी चलती है, मतलब सब उसे पहचानते हैं, शिक्षक बहुत मानने लगते हैं। शिक्षक तो मानते हैं। प्रार्थना में भी आप आगे खड़े रहते होंगे? प्रार्थना में हम लोग खड़े रहते थे बिल्कुल आगे। मैं कॉन्गो बजाता था, प्रार्थना वहीं से शुरू होती थी। लेकिन वो बड़ा ही सुखमय एजुकेशन हुआ मेरा वो केंद्रीय विद्यालय में, जो सीबीएसई बोर्ड का है। उससे पहले श्रीनगर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जी। वो भी अच्छा था, दोनों का टाइनी अनुभव टॉट्स। है आपके पास। हाँ, लेकिन जब केंद्रीय विद्यालय में आया मैं, तो वो जो माहौल, जो एजुकेशन, जो टीचिंग जो सीबीएसई का है, जी। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जिस हिसाब से रेस्पॉन्सिबली पढ़ाते हैं, शायद हर बच्चे को अपना अपने स्कूल के बारे में लगता है। देखिए, ऐसा है कि जब सुकून की बात आ रही है, तो जो प्रार्थना आप जिसके संग आप कॉन्गो बजाते थे, हाँ, उसकी 2 पंक्तियां अगर सुना देंगे तो अच्छा लगेगा, हम भी बचपन में लौट चलेंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और फिर कभी कभी वो लोग बोलते थे कि कुछ सुनाओ, म्यूजिक जी। क्लासरूम में बोलते थे बॉलीवुड के गाने। कौन सा सुनाते थे आप? ये किशोर कुमार साहब का गाना है। जी। मेरे मामा जी का दिल टूटा था, तो वही बजता रहता था। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो ये आप स्कूल में भी गाते थे? जी हाँ, तो स्कूल में डांट नहीं गाता। पड़ती थी कि इससे हमारा गाना? म्यूजिक प्रोग्राम होता था, उसमें अच्छा। खड़े होके गाना होता था। मेरे म्यूजिक टीचर ने बोला, यही गाना क्यों गा रहा है? मैंने कहा, मेरे मामा जी का दिल टूट गया। ऐसे ही बोल दिया आपने? मैं उनको सच बोलता था। सच बोलने की आदत मुझे घर से पड़ी है। अच्छा। हाँ, बाबूजी बोलते थे हमेशा सच बोलना। सच बोलते वक्त तुम्हें लगेगा कि प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जी। कैसे बोलूं, क्या बोलूं, तरीका ढूंढो, लेकिन सच बोलो। क्योंकि जैसे ही सच बोल दोगे ना, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो मैं हमेशा सच ही बोलता था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। 99% नहीं बोलता कभी किसी का दिल रखने के लिए कुछ, मतलब उसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि कुछ और तरीके से बोल दूंगा, या छुपा दूंगा, या बोलूंगा ही नहीं जी। कि सामने वाले का दिल ना दुखे। ये बात बिल्कुल सही है और बहुत बड़ी बात है। चलिए आते हैं फिर उसके बाद, ये तो हो गई विद्यालय की बात, उसके बाद पढ़ाई आपने कहाँ से की? फिर मैंने 12th पास किया जम्मू से, तो उसके बाद मैं आ गया सीधे नासिक इंजीनियरिंग करने के लिए। जी। तो जीवन में इंजीनियरिंग की फिर आपने? मैंने फिर नासिक में की, मैं सेकंड आया था पूरा पूरे किया आपने? स्टेट में। हाँ, किया। तो पढ़ाई में अच्छे थे? हाँ, के वॉक बी मैकेनिकल किया। तो फिर भी इधर आ गया कैसे? हाँ, वहाँ भी टीचर्स को मैंने बोला मुझे बनना तो कलाकार है। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट पानगवाने सर मेरे को पूछते थे, और मेरे रेक्टर साहब, भगवान उनको खुश रखे, कभी कभी मैं कॉलेज जाता हूँ के वॉक, वहाँ पे बुलाते हैं सारे टीचर्स से, प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं। उन्होंने पूछा कि तुझे इंजीनियरिंग करनी है और बनना एक्टर है, तो कैसे करे, क्यों फिर इंजीनियरिंग करने क्यों आया? मैंने कहा, सर क्यों, क्या इंजीनियर्स एक्टर नहीं बन सकते? जी। सर मैं पढ़ा लिखा कलाकार बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो बहुत खुश हुए वो। फिर मैं कल्चरल सेक्रेटरी, वहाँ पे भी हम लोग एनुअल फंक्शंस में गाने वाने गाते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कलाकार प्रणीत भट्ट जी, और अभिनय की दुनिया में हम कदम रखवाएंगे इनसे, और किस तरह से इन्होंने रखा ये भी पूछेंगे। बातचीत का सिलसिला चल रहा है। फिर आपने इंजीनियरिंग करने के बाद जाहिर है कि जब आपने जैसे बताया कि आप सेकंड आए थे, हाँ, तो कैंपस सिलेक्शन हो गया होगा? हाँ, कैंपस सिलेक्शन हो गया था जी। मेरे पास 3 ऑफर्स थे। एक था बॉम्बे, वो कॉल सेंटर था उनका उस वक्त चल रहा था, वो बॉम्बे में था। दूसरा मेरे पास ऑफर था दिल्ली, और तीसरा था मेरा नासिक। लेकिन मैंने जाके इंटरव्यू दिया, बाकी 2 इंटरव्यूज में मैं गया ही नहीं, क्योंकि बॉम्बे में था ये बेस्ड। और मैंने उनको ईमानदारी से बोला कि मेरे को बॉम्बे आना। बोले बॉम्बे क्यों आना है आप? मैंने कहा बॉम्बे इसलिए आना है क्योंकि मुझे एक कलाकार बनना है। बोले फिर हम आपको क्यों हायर करें, जी। आप 1-1.5-2 साल में छोड़ दोगे? मैंने कहा नहीं, लेकिन वो जो 1.5 साल में आपके पास काम करूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को कलाकार ही बनना है। 1.5-2 साल के बाद मैं ड्रॉप छोड़ दूंगा, रिजाइन करूंगा, फिर और दूसरी नौकरी नहीं करूंगा मैं। अच्छा। उनको अच्छा लगा, बोला यार तू तो सच्चा आदमी है, सच ही बोल रहा है तू तो, तुझे तो लेके जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा तू कैसे कलाकार बनेगा। तो श्रीजित नाम है उनका, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। वैसे तो आपने भी कहानियां सुनी होंगी कि किस तरह से लोग यहाँ संघर्ष करते हैं और बहुत कुछ संघर्ष नहीं है, मिलता है। बहुत तो कैसे आपको ये लग रहा था कि आप 1-1.5 साल में बिल्कुल यहाँ से निकल बस जाएंगे? विश्वास था, और साथ साथ में जब मैं परफॉर्म करता था कल्चरल जी। इवेंट्स में, कॉलेज में हम लोग फैशन शोज करते थे। नासिक में बहुत अच्छा माहौल है पढ़ाई का,
नासिक मेरे को बड़ा प्रिय है। तो दोस्तों से सब मोटिवेट करते थे मेरे को वो, लेकिन एक बात बोलते थे यार तू कलाकार तो पता नहीं लेकिन सिंगर जरूर बन सकता है तू, अच्छा। अगर तू प्रॉपरली ट्रेनिंग ले। तो मैं एक बार ट्रेनिंग के लिए गया भी था। अच्छा। तो सुबह सुबह जाना पड़ता था 5 बजे हारमोनियम बजाने के लिए। वो गुरुजी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर मेरा नासिक में ही? नासिक में ही। लेकिन मैंने कहा यार नहीं, मेरे को बनना तो एक्टर ही है। तो मैं शिव मंदिर जाता था। अच्छा। हाँ, भोले बाबा का ये मालूम था कि कलाकार तो सबसे बड़े नटराज ही हैं। तो मैं कहा यार इन्हीं के पास जाता हूँ। अच्छा। विश्वास से चला गया और शिवलिंग के सामने खड़ा होकर मैंने बोला देखो ऐसा है, मुझे नहीं पता है आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, जी। लेकिन मैं बोल देता हूँ, मुझे पता है आप इतने बड़े कलाकार हो, नटराज कहते हैं आपको, मुझे कलाकार बना दो यार। तो मेरे अंदर से आवाज आई, तो प्रॉब्लम क्या है, बन जा। मुझे लगा ये कौन बोल रहा है। तो सही। मेरा साक्षात्कार हो गया भगवान के साथ वहां पर। लगता नहीं बन सकता है, क्यों जी। नहीं बन सकता है ना, बन जा। जितनी भी रुकावटें हैं उनको हटा, जो संघर्ष है वो कर, जो कर्म है वो कर। मैं यहाँ भी हूँ, वहां भी हूँ, मन में भी हूँ, सब जगह हूँ तेरे साथ, चल। तो मैंने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो सत्य में है। क्या बात कहा है। भोलेनाथ थैंक यू। और तब से मेरा संघर्ष चालू हो गया। मेरे दोस्त मेरे को बोलते कैसे होगा, तो मैं बोलता था ऊपर वाला बहुत बड़ा बादशाह है, अपने को बस कर्म करना है। सही बात है। और मैं कर्म करने लग गया, परफॉर्म करने लग गया। जहाँ पे ऑडिशन होता था वहाँ पे ऑडिशन देने चला गया। कॉलेज इंजीनियरिंग खत्म की, फिर सीधे बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में जॉब भी करता था, स्टूडियोज में जाके ऑडिशन भी देता था। शुरू शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता था, मतलब कहाँ पर है, कहाँ ऑडिशन देना है, क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे सब पता चल जाता है। यहाँ आके पता चला कि प्रोफेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करना जो है वो अलग है, और जो आप स्कूल लेवल पे करते हैं या कॉलेज लेवल पे करते हैं जी। वो अलग है। यहाँ पे जब आप प्रोफेशनल लेवल पे परफॉर्म करने चाहते हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे आपको प्रोफेशनल बनना पड़ता है, आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, वो कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। जी। तब आपको प्रोफेशनल कलाकार कहा जा सकता है। प्रोफेशनल कलाकार इसलिए कहा जा सकता है कि आपको परफॉर्मेंस करने के लिए पैसे मिलेंगे। जी। तो आप उस लायक, उस लेवल पे परफॉर्म करो कि सामने वाला आपको हायर करे। तो ये समझ में आया। तो बेसिकली मुझे ये समझ में आ गया था कि अभी तक मैं कलाकार बना नहीं हूँ। जी। जब मेरे को रियलिटी स्ट्रक हो गई, मैं पृथ्वी थिएटर चला गया। पृथ्वी थिएटर में मैंने देखा लोगों को परफॉर्म करते हुए, मैंने कहा हे भगवान, ये तो भगवान है, इसी लेवल पे परफॉर्मेंस में कैसे करूंगा, और मुझे करना है। जी। तो मैंने अंदर से ऐसे परमेश्वर को याद किया, वही आवाज आई, तो प्रॉब्लम क्या है, सीख। बड़े भाई साहब, फ्रेंड, फिलोसफर गाइड राहुल भट्ट साहब, वो भी कश्मीरी पंडित है, जी। वो हमसे पहले आ गए थे यहाँ पे, जी। और वो उस वक्त सक्सेसफुल कलाकार थे। तो उनसे मैं मिला, वही मेरे को बुलाए पृथ्वी थिएटर, उन्होंने मार्ग दिखाया। तो वहाँ देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल है राहुल भैया। बोले तुझे क्या लगा हलवा है, अब करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आप करो इसको, परफॉर्म करो, सीखो। जैसे इंजीनियरिंग की है वैसे ये भी करना पड़ेगा, ये भी टेक्निक्स है, इसमें रियाज है, परफॉर्मेंस है। सीखना कैसे शुरू किया? मैं क्या करता था, मैं ऑडिशंस देते देते सीखता था। जी। थिएटर में देखता था, राहुल भैया के सामने परफॉर्म करता था, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। जी। ठीक है, उसमें काम करने लगा एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए प्रोडक्शन। अमित, इनसे भी सीखा है मैंने, ये भी उस वक्त साथ में, ये बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट है, जी। तो इनसे भी सीखा। मेकअप आर्टिस्ट से कैसे सीखा जा सकता है? मेकअप आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा जा जैसे? सकता है, क्योंकि वो रंग देवता है, वही मेकअप कर रहा है, वही आपको बता रहा है कि कैसे लग रहे हो, कैसा लगना है, इस रोल का चेहरा क्या है, वो जानना भी बहुत जरूरी इसका है। भाव क्या है? इसका भाव क्या है, वो इमोशन क्या है, क्यों ऐसा मेकअप किया गया है। वहां से आपको पूरा एक किरदार का सारा ब्लूप्रिंट मिल सकता है, यदि आप ईमानदारी से। उसकी पूरी हाँ, असलियत। और अगर असली मेकअप आर्टिस्ट जैसे अमित है जी। तो वो आपको पूरा बता देगा। वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, वो कलाकार भी है, वो डायरेक्टर भी है, उसने सब देखा है, वो कर रहा है, वो सीख रहा है। तो मैं हर किसी से ऐसे सीखता था, अपने डायरेक्टर से सीखता था, राहुल भैया से, यही मेरे सब गुरु है, आजू बाजू सीखता था। तो आपकी बात से यही लग रहा है कि सीखना अगर आप चाहें तो कहीं से भी सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहें तो गुरु के पास रहकर भी कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं आपको। सीख सकते आप। गुरु बड़ा छोटा नहीं होता है जी। शिष्य बड़ा छोटा हो सकता है। एक ही क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा प्रधानमंत्री बन सकता है, जी। और एक बच्चा अंडरवर्ल्ड का डॉन बन सकता है। बिल्कुल सही तो बात उसमें है। गुरु की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें शिष्य का अपना संस्कार है, उसके परिवार में क्या संस्कार मिले हैं, उसको किस और रुझान है, उसकी अपनी चॉइस से। गुरु तो माहौल बनाता है। क्या बात है। चलिए, माहौल बनाने के लिए गीत यहाँ सुनेंगे, उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर कैसे ऑडिशन देते देते आपका चयन कैसे हुआ।
लेकिन फिलहाल माहौल बनाया जाए, गीत सुना जाए। बिल्कुल, हमने गुरु की बात की है तो जी। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा, तो गुरु को याद करके मैं एक गीत हमेशा सुनता हूँ। भगवान श्री 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 मस्त राम पर ब्रह्म परमेश्वर भोले बाबा माँ पार्वती हमारे गुरु है महादेव, तो उनके लिए मैं ये गाना गाता हूँ, जरा सामने तो आओ चलिए। दोस्तों, हमारे साथ हैं प्रणीत जी, और हमने जैसे कि गीत से पहले ये वायदा लिया कि बताएंगे कि किस तरह से ऑडिशन देते देते कैसे इनका चयन हुआ और कैसे ब्रेक मिला। जो ऑडिशंस मैं बालाजी के लिए दिया था, जी। कितनी मस्त है जिंदगी, पूरे देश में ऑडिशंस हो रहे थे। हमारी सिस्टर ने बोला कि आप भी देख लो। मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़े लेवल पे कंपटीशन हो रहा है, टीवी ऑर्गेनाइज कर रहा था। जी। बोला भैया ये मेक और ब्रेक है। हमारी सिस्टर जो है मीनाक्षी भट्ट, गॉड ब्लेस हर, शी इज अ रिसर्च साइंटिस्ट, वो बोली मेरे को कि भैया देखो, अगर आप में वो बात है ना, आपने मेहनत की है ना 2 साल से, 2 साल हो गए थे मेरे को, अच्छा। तो आप इस कंपटीशन में सिलेक्ट हो सकते हो। अगर आप इस कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हुए तो मैं पैसे दे दूंगी, रिटर्न टिकट, आप गांव चले जाओ। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना रियाज करने के बाद तो होना ही चाहिए आपको। और उसको पूना जाना था, तब वो पूना यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। बोले चलो, मैं उसको ड्रॉप करने के लिए दादर गया, और दादर में ही ऑडिशन था इसका, और उसने कसम ली मुझसे कि भैया आपको जाना ही है, मेरी कसम है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बहन की कसम खा ली तो मुझे जाना पड़ा। मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा मैंने हजारों बच्चे जी। लाइन में खड़े हैं, और मैं सैंडो पहन के गया था ये। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या कंपटीशन हो रहा है, इतनी भीड़ है, पता नहीं कब नंबर लगेगा। लाइन में खड़ा रहूं तो मैं ऐसे ऐसे देख रहा था कहाँ पे लाइन में, कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये दादर से मतलब बैंड्रा तक की लाइन बहुत लंबी लाइन है। तो मैं गेट के पास रही हूँ, यार इस गेट के अंदर जाना है, ऐसे ऐसे देख रहा था। तो वहां पे वॉचमैन, पता नहीं भगवान की क्या कृपा, वॉचमैन मेरे को बोला ए इधर आओ। मैं गया उनके पास, मैंने यस सर। को अच्छा लगा। बोले कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा बहुत लंबी लाइन है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से खड़ा हूँ। बोला नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम सीधे अंदर जाओ। अच्छा। हाँ। मैं हैरान, मैंने कहा मैं अंदर जा सकता हूँ? बोले हाँ हाँ, तुम्हें लाइन में जरूरत नहीं है खड़ा होने की, तुम जाओ अंदर। तो मैंने उसको थैंक यू बोला उनको, और मेरे को अंदर से आवाज आई भोले बाबा की, चल। तो वॉचमैन को प्रणाम किया, जी। थैंक यू, और उन्हें भी आशीर्वाद दिया, बोला जा। और मैं चला गया, और फिर 1-2 लेवल्स थे, वो वहाँ पे डायलॉग बोलना था, ऑडिशन था। जी। करते करते सिलेक्ट हो गया। मैं सिलेक्ट हो गया। टीवी के साथ वो एक शॉर्ट फिल्म करनी थी, वो किया हमने। 5-6 लड़कियां और 4 लड़के सिलेक्ट हुए पूरे देश में से। आज भी हम मित्र हैं। उनमें से सब बड़े बड़े कलाकार हैं, कुछ ने बिजनेस शुरू कर दिया। करण सिंह ग्रोवर भी है, जो अभी बिपाशा के हस्बैंड है। जी। जी। वो थे, मैं था। एक देव करके है, वो अब कनाडा में बिजनेस कर रहे हैं। एक रोहन था, वो बैंड्रा में, वो भी बिजनेस कर रहा है। कला के क्षेत्र में मैं और करण ही, और लड़कियां जितनी हैं वो सब, बरखा बेश्त वो भी महान कलाकार जी, है, जी। मानसी वो भी है। तो हम लोग सिलेक्ट हो गए और करने लग गए, परमेश्वर की कृपा। तो जब आपको इस तरीके का रोल मिला, यानी कि सच बात कहा जाए तो जो आपका सपना था और एक तरह से धारावाहिक में आना, तो तब कैसा लगा आपको उस समय कैमरा उस फेस वक्त करते हुए? बहुत अच्छा लगा, जी। लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा मुझे जब मैं कैमरा के सामने बालाजी में परफॉर्म करने लगा। जी। मेरे से परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग वो चाहते थे वो मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कौन सी कला की दुनिया है दूसरी। हम तो सिलेक्ट होके आए, वहां पे तो ठीक थे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। तो मेरे को समझ में आया, मेरे को अभी टेक्निक इनकी समझ में नहीं आई है। ये अच्छा। जिस हिसाब से शूट कर रहे हैं, क्लोज हो गया, मतलब देखा नहीं था वैसे। मतलब पहले भी मैं ट्रेनिंग करके आया था, मैं भाई साहब की कंपनी में काम किया था एज एन असिस्टेंट जी, डायरेक्टर, एज अ बिल्कुल। प्रोडक्शन। लेकिन देख चुके यहाँ थे। पर ये लोग जिस हिसाब से काम कर रहे थे वो कुछ अलग था। अच्छा। वो जिस हिसाब से परफॉर्म करवाना चाहते थे, और मेरे को समझ में आया प्रणीत अभी भी तू तैयार नहीं है एज ए कलाकार। अच्छा। कलाकार वो होता है जो सबके साथ काम कर पाए, हर स्थिति में कर सके, हर स्थिति में, अलग अलग डायरेक्टर्स के जो साथ, जैसा चाहे वैसा जो करे। जैसा चाह रहा है वो वैसा। अभी तो तूने एक सुर सीखा है सिर्फ, और यहाँ पर वो सुर नहीं चल रहा है, यहाँ पे दूसरा सुर है। तो मुझे आज भी याद है, गॉड ब्लेस एकता कपूर जी, वो साइड पे आई थी, मैं दूर खड़ा होकर चाय पी रहा था, और वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, मुझे देख रही थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो मुस्कुराई, और फिर उन्होंने, जो डिजेक्टेड चेहरा होता है ना, कि मतलब मुझे ये लगा कि ये बोल रही है कि मैं क्या सोच के लाई थी तुझे और तू क्या निकला। अच्छा। हाँ, फिर कुर्सी से उठी और चली गई वो। और लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा फील हुआ कि यार मैंने ये क्यों क्या ऐसा सोच किया? के लाई थी मेरे को, और मैं वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को अंदर से फील हो गया। मैंने लेकिन बहुत कोशिश की उस शो में, लेकिन फिर वो शो बंद हो गया। 5-6 महीने चला,
मैं आज भी उनको धन्यवाद करता हूँ, एकता जी को, बालाजी को, टीवी को, कि उन्होंने चांस दिया। अगर वो जगह पर मैं परफॉर्म नहीं करता तो शायद मैं आज जिस जगह पे हूँ वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो उनका आशीर्वाद और उनका वो जो मौका है ना, उससे मेरे को ये समझ में आया कि मैं कलाकार नहीं हूँ अभी, मुझे कलाकार बनना है और भी सीखना है। मैं वहाँ फेल हुआ, लेकिन वो फेल होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लास्ट मंथ में ज़्यादा दिन शूटिंग नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पैसे भी दिए। मैं शोभा मैडम से भी मिल के आया जी। तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, दूसरे सीरियल में ऑडिशन दो, होगा, सीखो। मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं सीखता हूँ। मैं नीचे आया, मैंने वहाँ माता जी का मंदिर है बालाजी में, मैंने वो माता को प्रणाम किया और मैंने कहा माँ, मेरे को तब तक यहाँ मत लाना जब तक मैं कलाकार ना बन जाऊँ। ये इतने अच्छे लोग हैं और काम देते हैं, लेकिन काम आना तो चाहिए ना माँ, इनके काम कुछ तो आऊँ मैं, तो मुझे कलाकार बनाना, फिर मैं आऊँ यहाँ। तो मैं माँ को प्रणाम किया और मैं जा ही रहा था, मैंने देखा जितेंद्र साहब खड़े हैं जी। और वहाँ पे सबके लिए बूफे लगा हुआ था खाना। जितेंद्र साहब को मैं ऐसे देखा, मुस्कुराया, जी। वो भी खाना ले रहे थे, तो बोले अरे खाना खाना, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ सर मैं खाता हूँ। मैं खाना खाया उनके साथ, थैंक यू बोला और आ गया। उसके बाद मैं सीधे पृथ्वी थिएटर चला गया। मैंने कहा यही मंदिर है। ये नहीं लगा कि जैसे आपने बताया कि वहाँ का सुर अलग है, तो वहाँ का सुर जब अलग है तो वहीं सीखना ज़रूरी था, फिर से आप मंच की तरफ आ गए? मैं मंच की तरफ इसलिए आया क्योंकि जी। पृथ्वी जो है कला का सेंटर है, वो जो है वहाँ से आप समझ लो ज्ञान की गंगा बह रही है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे लंदन से भी लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं इंग्लिश में, जी। वहाँ पे दिल्ली से भी एनएसडी वाले लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ फिल्म के कलाकार भी परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ टेलीविजन के कलाकार भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यही तो मंदिर है, यही तो मेरा शिव मंदिर है, यहीं पे मैं सब कुछ सीख सकता हूँ, किसका क्या सुर है, और ऑडियंस तो सामने ही बताएगी। बिल्कुल, वहाँ की खूबी यही है कि ऑडियंस सामने रहती है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो दर्शक बैठते हैं जी जी, उनकी भी अनुभूति बिल्कुल अलग रहती है। बिल्कुल अनुभूति। जैसे बहुत कहते हैं ना कि बहुत चार्ज जगह हो, हाँ, तो कला के क्षेत्र में वो बहुत ऊर्जा वहाँ पर जैसे बहती रहती है। बहती रहती है। और मेरे को वो भी याद आ गया कि मैं जब यहाँ पर मैं शोज को देखता हूँ जी। तो ये लोग भगवान है जो परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, तो मैं यहीं सीख सकता हूँ। और मैं श्रद्धा से पृथ्वी थिएटर जाने लगा। एक मित्र, गॉड ब्लेस हिम, वो एक प्ले में काम कर रहा था, जी। वो भी बड़ा कलाकार है, आज उसका ग्रुप है, ठीक है, अधीर भट्ट नाम है उनका। तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि हमारा प्ले है, तू उसके लिए ऑडिशन दे। तो मैं आया, मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया जी। और मैं दिलो जान से उस प्ले के लिए मैंने काम किया और मैं परफॉर्म करने लग गया। और जब मैंने परफॉर्म किया, पहला शो किया, उसके बाद उस दिन मेरे को शो करने के बाद इतनी आत्म शांति मिली, मुझे लगा मेरे भगवान यहाँ शिव मंदिर में बैठे हुए देख रहे हैं मुझे और खुश है। और पहला ही शो जो हमारा था ओपनिंग, वो नसीर साहब ने देखा। क्या बात। और जब शो खत्म हुआ तो मैंने जिंदगी में नसीर साहब को पहली बार देखा और वो मेरे रिएक्शन पे हंस रहे थे ऑडियंस में, ठीक है। मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग हुई। मैंने कहा ये तो देश के महान कलाकार है, नसीर साहब भगवान है कला के। बिल्कुल। अगर ये मुस्कुराए हैं तो मतलब मैंने कुछ है। किया है। तो शो खत्म हुआ, मैं पीछे आया, बैक स्टेज में हम लोग ग्रीन रूम में थे सारे कलाकार। जी। तो अचानक से नसीर साहब आए और उन्होंने मेरे को सीधे गले लगा दी। ओह। उन्होंने गले लगाया और शाबाशी दी, और मैं उनको पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ। फिल्में उनकी देखी है, उनका फैन हूँ। मेरे आंख में आंसू आ गए। बोले अरे तू रोता क्यों पगले, बहुत अच्छा किया तूने, एंड यू आर मैड। और उन्होंने बोला वेलकम टू पृथ्वी। तो मैं उनको नमस्कार किया। उस दिन मेरे को समझ में आ गया मैं सही जगह हूँ, हाँ। और ये शुरुआत है। नसीर साहब बैठे हों और उसके बाद भी आप अपना 100% दे सकें, ये आत्मविश्वास की बात है। यानी कि आप उस स्तर पर पहुंच चुके थे। पता नहीं, क्योंकि परमात्मा नहीं ने। तो बड़े कलाकार जब बैठे हैं तो आप 10-20 तो कम हो जाता है। ये ऐसा था कि अब खोना है क्या ही है, मतलब इससे नीचे क्या ही गिरेंगे अब। तो अब तो दिल जान आत्मा सब लगा के परफॉर्म कर दो, तो कर ही दिया। खोने के लिए कुछ भी नहीं था कुछ आपके नहीं पास। सही बात है। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, वो बिंदास रहता वो है। बिंदास रहता है, वो सब लगा देता है। ये बात तो है। हाँ, जिसको लगा डर दिया। रहती है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं प्रणीत भट्ट जी, और जिन्हें आप शकुनी मामा के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहना चाहिए कि विलेन जो बहुत लोकप्रिय हो, बहुत कम देखने को मिलता है। और एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। प्रणीत जी, ये बताइए कि ये जो भूमिका आपको मिली, जिसकी चर्चा है और जिसकी वजह से एक अलग पहचान आपको मिली, ये कैसे मिली? हमने एक शो किया था अरसलान। मेरे को काम भी ऐसे ऐसे मिले, फिर थिएटर से निकला, थिएटर के बाद मेरे को अरसलान मिला जी। वो एक सुपर हीरो शो था और बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। उसके मेकर है आनंद सागर,
जी और उनके बेटे शक्ति सागर, जो रामानंद सागर जिन्होंने रामायण बनाई, उनके सुपुत्र हैं और पोते हैं। उनका ऑडिशन देने के लिए मैं गया था। जी तो वो शो मैंने किया। वो शो तो अहेड ऑफ टाइम था, सुपर हीरो शो था, वो हाईली बजट शो, आप कभी देख सकते हैं। देखा है जी। तो उसको बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने संडे को 7 बजे उन्होंने चलाने की कोशिश की उसको। जी और संडे को 7 बजे वो कौन ही बच्चा घर पे रहता है, नीचे खेल रहा होता है। जी तो आइडिया फ्लॉप हो गया। वो शो बहुत अच्छा बना, हमारा दिल टूट गया कि 16-18 एपिसोड के बाद बंद हो रहा है। बहुत मेहनत की। तो आनंद जी ने बोला कि तुम दुखी मत हो प्रणीत, तुम कलाकार बन चुके हो और जीवन में अपना लक्ष्य रखो, और भी शोज मिलेंगे, और देखना तुमने जो ये मेहनत की है ना, ये रंग लाएगी। तेरे पास ऐसा रोल आएगा जो मतलब दुनिया देखेगी क्या परफॉर्मेंस की है तूने। मैंने कहा ऐसा कब आएगा? बोला आएगा। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। जी उन्होंने बोला कि देखो जीवन में ना एक बच्चा उठता है 4 बजे सुबह और भागता है। लोग बोलते हैं अरे ये 4 बजे सुबह उठ के भाग रहा है। बोला वो 10 साल तक ट्रेनिंग करता है, लेकिन 10 साल के बाद वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बच्चा होता है। क्या बात है। तो तुम लगे रहो, तुम्हारी ब्रेक जो है ना वो यूनिवर्स तुमको देगा, वो रोल तुम्हारे पास आएगा। और वही हुआ। उसी शो के एक क्रिएटिव थे जो चैनल में काम करते थे, उनका फ़ोन मेरे पास आया। वो स्वास्तिक में काम कर रहे थे एज अ क्रिएटिव महाभारत पे। उनका फ़ोन मेरे पास आया, मेरे को बोला कि प्रणीत, तब मैं गीत कर रहा था, एक कॉमेडी परफॉर्म कर रहा था मैं उसमें, गीत में, सिंपल पॉजिटिव बॉय। तो जो अरसलान में था वो ग्रे कैरेक्टर था। अच्छा हाँ, वो सुपर हीरो था, कॉलेज का डूड नहीं होता है जी वो, ठीक है। खैर मेरे पास फ़ोन आया तो उसने बोला कि मैं महाभारत बना रहा हूँ। मैंने कहा अरे मेरे को महाभारत से पहले भी फ़ोन आया था स्वास्तिक से। अच्छा वो मेरे को बोल रहे थे, क्योंकि मैं पॉजिटिव कर रहा था, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि आप युधिष्ठिर के लिए ऑडिशन दो। मैंने कहा नहीं। बोले अगर युधिष्ठिर आपको बड़ा लग रहा है तो नकुल सहदेव के लिए आप ऑडिशन दो। मैंने कहा मेरे को पॉजिटिव रोल नहीं करना है। अच्छा हाँ, क्यों। नहीं करना था उस वक्त क्योंकि मैं पॉजिटिव कर रहा था गीत में। हाँ उससे पहले मैंने ग्रे किया था, जी उससे पहले मैंने अंतरिक्ष किया था, उसमें विलन किया था। जी तो मैं ये कर रहा था कि हर पॉजिटिव रोल के बाद एक नेगेटिव करता था। तो एवोल्यूशन, हाँ, कुछ अलग करना चाहता था हमेशा। तो अभी मैंने ये कॉमेडी कर लिया, अब इसके बाद मैं विलन करना चाहता हूँ, एक ऐसा सोच रहा था मैं, मेरे दिमाग में आइडिया था। तो मैंने कहा यार मेरे को पहले भी फ़ोन आया है, मेरे को नहीं करना, पांडवों में से कोई रोल नहीं करना है मेरे को। अच्छा तो उसने मेरे को, वो कैपेसिटी जानता था, पता नहीं उसको विश्वास था। अरसलान में उसको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था। तो उसने बोला अच्छा तू ये बता प्रणीत, तू महाभारत में कौन सा रोल करेगा? तो मैंने कहा महाभारत में 2 ही रोल है जो करने हैं, ठीक है, कलाकार के लिए बहुत चैलेंजिंग है। बोला कौन कौन सा? मैंने कहा एक तो मामा शुकनी है और दूसरा है अपना श्री कृष्ण। बोला अगर तेरे को मैं खुला ऑफर दूं, इन दोनों रोलों में से तुझे कौन सा करना है, तू बता। बोला नहीं, लुक टेस्ट करेंगे तेरा, फिर टीम बैठ के देखेगी, ठीक है। जी लेकिन मैं तेरे को पांडवों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेरे को तेरे दोनों चुने हुए रोलों में से एक की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू महाभारत का हिस्सा बने। अच्छा मैंने तेरा थिएटर भी देखा है, तेरा अरसलान भी देखा है, तुझे कौन सा रोल करना है? मैंने कहा मुझे मामा शुकनी का रोल करना है। मैं उसी वक्त मामा बना था। अच्छा मेरी सिस्टर का बेबी पैदा हुआ था, विधि। विधि पैदा हुई थी बिटिया। वो मामा जी चिल्लाती रहती, मामा मामा। तो मैं बहन को बोलता था और जीजा जी को, देखो ये तुम लोगों को नहीं बुला रही है, मामा को बुला रही है, मैं 2 बार माँ हूँ इसकी। तो मैं उसको बोला मामा शुकनी। तो उसने पूछा क्यों, तो मैंने उसको ये रीज़न नहीं बताया। हाँ हाँ तो मैंने उसको बोला देखो एज एन एक्टर ना, मामा शुकनी परफॉर्म करना बड़ा चैलेंजिंग है, वो मेरे लिए एक चैलेंज जी। है। श्री कृष्ण भगवान जो है वो देखो, वो तो खड़े हो जाएंगे, मुस्कुरा देंगे, सब वैसे ही नमन हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। इनको स्थापित करना पड़ेगा आपको। हाँ, इनको मैंने कहा वो कोई छोटा मोटा रोल नहीं बता रहा हूँ मैं, भगवान कृष्ण और शुकनी के बीच में ही वो भगवान है। बेसिक बात ये है कि वो भगवान है, उसमें सिर्फ मुस्कुराना है और ये। लेकिन जो चैलेंज मामा शुकनी में है, वो चैलेंज एज एन एक्टर उस रोल में नहीं है, किसी और भी रोल में नहीं। किसी और भी रोल में नहीं है। जी जबकि श्री कृष्ण में अपना एक चैलेंज है, उसमें वो मुस्कुराहट रखना, उसमें वो कॉन्फिडेंस रखना, बिना कुछ कहे सब कुछ कह कह जाना। जाना, ठीक है, वो भी इसमें तो आप लाउड हो सकते हैं। हाँ। मैंने कहा मुझे एज ए चैलेंजिंग मेरे लेवल पे जी। मामा शुकनी लगता है, मुझे वो करना है। बोले तो ठीक है आप कल आ जाइए। आप कहाँ हैं अभी? मैंने कहा मैं पूना में हूँ। बोले आप कल आ जाइए और आपका स्क्रीन टेस्ट करना है। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं गया, मैंने स्क्रीन टेस्ट किया। स्क्रीन टेस्ट होते ही जो प्रमोद जी है, भगवान खुश रखे उनको, ठीक है, वो ऑडिशन ले रहे थे। बहुत, वो स्वयं प्रोड्यूसर भी है, वो महाभारत की कास्टिंग कर रहे थे वहाँ पे। उनके साथ मैंने अरसलान भी किया था। अच्छा तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये रोल तू ही करेगा और कोई नहीं करेगा।
तू सिलेक्टेड है। मैंने कहा आप ऐसे कैसे बता रहे हो? बोला बोल दिया तेरे को, मैंने ही सबके ऑडिशन लिए, यही तो ढूंढ रहे हैं हम। तो संवाद दिए जाते हैं या सिर्फ सिचुएशन दिए दी जाते जाती हैं, है? नहीं दिए जाते हैं संवाद। अच्छा। डायलॉग्स होते प्रॉपर। उसमें आप इम्प्रोवाइज करते हैं? हाँ, उसको जीना हमारा काम है। वो लिखा लेखक ने है जी। उसने सोच के लिखा है, आत्मा से लिखा है। अब वो जो आत्मा है वो हम है, वो आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए, वो जी। परफॉर्म करना है। वो लिखा हुआ एक पन्ने पे है, जी। लेकिन वो जीता जागता इवेंट है जो हो रहा है। एक छोटी बहन के साथ कभी अन्याय हो तो एक शोकनी पैदा होता है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए। और ये है जीना किसी चरित्र को। चरित्र को जीना है। आज के मेहमान कार्यक्रम में आपने सुनी एक बातचीत टेलीविजन कलाकार प्रणीत भट्ट से। इनसे बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। ये इस बातचीत का पहला भाग था। दूसरा भाग सुनिएगा अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।